कैल साइंस पॉइंट के नाम से। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने केमिस्ट्री में पदार्थ से संबंधित जो तत्व यौगिक और मिश्रण है उनकी बात की थी, और आज हम बात करने वाले हैं इसी क्रम में उसी पदार्थ से संबंधित की उस पदार्थ की अवस्था में अगर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो वो कैसे होता है, या उसे बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता, उसे किस प्रकार का जो परिवर्तन कहते हैं। देखो दोस्तों, जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होता है, उसे क्या किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं कि यदि किसी पदार्थ की अवस्था में किसी भी प्रकार का अगर कोई पदार्थ है, चाहे तो वो ठोस अवस्था में हो, चाहे वो द्रव अवस्था में हो, और चाहे वो गैस अवस्था में हो, किसी भी प्रकार के पदार्थ की अगर अवस्था में परिवर्तन होता है या उसके किसी भी प्रकार के गुणों में, चाहे तो भौतिक गुणों से संबंधित हो, चाहे रासायनिक गुणों से संबंधित हो, उनमें अगर बदलाव आता है तो उसे मैं क्या कह सकता हूँ, परिवर्तन है जो कह सकता हूँ। हाँ, परिवर्तन की परिभाषा देखो कभी जो पूछी नहीं जाती है। जो परिवर्तन होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा कौन सा होता है? रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। दो प्रकार का परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब इस भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में जो अंतर क्या है, देखो पहला अपना रहेगा फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन। क्या रहेगा? भौतिक परिवर्तन। कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है? भौतिक परिवर्तन मतलब कि यदि पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में होने वाला परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन है जो कहलाता है। इसके साथ साथ इसके देखो अन्य जो चीजें हैं वो कौन कौन सी है कि किस किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि पदार्थ की भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन हुआ है। जैसे पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा तो नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, नए पदार्थ का निर्माण है जो नहीं होगा। दूसरी बात मैं कह सकता हूं, जो अपने पास जो प्रारंभिक पदार्थ है उस प्रारंभिक पदार्थ का अगर दूसरे पदार्थ में चेंज हो गया है तो उस प्रारंभिक पदार्थ व अंतिम पदार्थ के गुणों में समानता होगी। के गुणों में क्या होगी? समानता होगी। अगर समानता होगी तो मैं इस प्रारंभिक पदार्थ में इस अंतिम पदार्थ को वापस क्या कर सकता हूं? चेंज कर सकता हूं। मतलब कि उस पदार्थ को क्या कर सकता हूं? पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अगर मैं उसे पुनः प्राप्त कर सकता हूं, इसका मतलब कि जो भौतिक परिवर्तन होगा वो किसी भी प्रकार से स्थायी परिवर्तन नहीं होगा। किस प्रकार का परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन। किस प्रकार का परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन। इन 3 से 4 चीजों की आपको ध्यान रखना है कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में होने वाला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इस भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण है जो नहीं होता है, पुनः उस पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन। इनसे संबंधित जो एग्जाम्पल है वो हमारे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, वो एग्जाम्पल देखना कि किस तरीके से है इनके जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जैसे मैं 3-4 एग्जांपल्स की बात करता हूं। जैसे किसी भी प्रकार के चाहे तो कागज हो या लकड़ी हो, उसका कटना या फटना, लकड़ी का कटना या फटना, जैसे मतलब कि इस पेन के अगर मैं 2 टुकड़े कर देता हूं तो वापस में उसे जोड़कर चिपकाकर या उसकी अवस्था में वापस बदलाव करके इसे पिघलाकर मैं वापस ऐसा कैसा पेन बना सकता हूं। इसका मतलब पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, और वो किस प्रकार का परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। तो कागज को अगर मैं फाड़ सकता हूं तो पुनः कागज बना सकता हूं, लकड़ी को अगर मैं काट सकता हूं, तोड़ सकता हूं तो पुनः वैसे की वैसे लकड़ी बना सकता हूं। या फिर जैसे अगर मैं पानी की अवस्थाओं की बात करूं, पानी की अवस्थाएं, पानी की किसी भी प्रकार की कोई अवस्था की ले लीजिए, चाहे तो ठोस ले लो, चाहे द्रव ले लो, चाहे गैस ले लो, पानी से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा तो वो किस परिवर्तन की श्रेणी में आएगा? वो भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा। जैसे मेरे पास क्या है कि पानी है, क्या मेरे पास पानी है, इस पानी को यदि मैं गर्म करूंगा, तो पानी किस में बदल जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा। इस पानी को यदि मैं ठंडा करूंगा तो पानी बर्फ में बदल जाएगा। पानी किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। यहाँ पर भी H2O रहेगा और यहाँ पर भी क्या रहेगा? H2O रहेगा। तो पानी का इस पानी को मैंने क्या कर दिया? ठंडा कर दिया। पानी किस में परिवर्तित हो गया? वाष्प में परिवर्तित हो गया। पानी को अगर मैं ठंडा करूंगा तो पानी किस में परिवर्तित हो जाएगा? पानी बर्फ में है जो परिवर्तित हो जाएगा। अब इस बर्फ को यदि मैं वापस गर्म करूंगा तो पानी किस में परिवर्तित हो जाएगा? पानी में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि इस वाष्प को वापस मैं ठंडा करूं, या इस विधि को बोला जाता है संघनन की विधि। इसके द्वारा अगर इस वाष्प से वापस मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं? पानी प्राप्त कर सकता हूं। मतलब कि
पानी की जो तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस में पानी किसी भी तरीके से रूपांतरित होता है तो वापस मैं उसे उसकी प्रारंभिक अवस्था में चेंज कर सकता हूं। इसलिए पानी की किसी भी प्रकार की अगर कोई अवस्था है तो वो किस प्रकार के परिवर्तन में आएगा? भौतिक परिवर्तन में आएगा। उसके बाद में इसे संघनन की बात की जाती है कि संघनन किस प्रकार का परिवर्तन है, या संघनन भौतिक परिवर्तन में आएगा या रासायनिक परिवर्तन में आएगा। तब मैं कहूंगा कि संघनन किस परिवर्तन में आएगा? भौतिक परिवर्तन में आएगा। संघनन होता क्या? कंडेंसेशन होता क्या? कंडेंसेशन होता है, देखो कंडेंसेशन संघनन होता है कि यदि किसी भी पदार्थ की वाष्प बढ़ा हुआ है, किसी भी पदार्थ का अगर वो वाष्प में चेंज हुआ है तो उस वाष्प का द्रव अवस्था में बदलना, उस वाष्प का एक नियत ताप और एक निश्चित ताप पर द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। वाष्प से वापस द्रव को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे घर पे भी हम देखते हैं कि मतलब कि जो जैसे सब्जी बनाने का जो टोपिया है, जो उसके ऊपर जो ढक्कन लगा होता है, उसके ऊपर जो ढक्कन लगा होता है, इस ढक्कन के ऊपर यहाँ से सब्जी से जो भी पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर ऊपर जा रहा है, पानी है, पानी वाष्प में परिवर्तित होकर ऊपर जा रहा है और ऊपर ये इस ढक्कन के संपर्क में आते ही पानी के रूप में परिवर्तित हो रहा है। मतलब वाष्प है एक निश्चित ताप पर, नियत ताप पर संपर्क में, इस ढक्कन के संपर्क में आते किस रूप में परिवर्तित हो रही है? द्रव के रूप में परिवर्तित हो रही है। तो मैं इसे क्या कह सकता हूं? संघनन है जो कह सकता हूं। उसके बाद में जैसे अगर उदरोपातन की भी अगर बात की जाएगी, उदरोपातन अगर सब्लिमेशन की भी बात की जाए तो सब्लिमेशन भी किस प्रकार का परिवर्तन है? सब्लिमेशन भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। अब सब्लिमेशन होता क्या है? देखो सब्लिमेशन है तो होता क्या है? सब्लिमेशन को मैं कह सकता हूं कि यदि कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, यदि कोई ठोस पदार्थ ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, गैस अवस्था से डायरेक्ट ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो मतलब कि उदरोपातन की प्रक्रिया में द्रव अवस्था आती ही नहीं है। द्रव अवस्था आती ही नहीं। कोई भी पदार्थ है वो जैसे इसके फिक्स एग्जांपल भी है, जैसे ठोस को डायरेक्ट किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। जैसे इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल रहेंगे अपने, जैसे कपूर है, नौशादर, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल, ठोस CO2। तो ये जो सारी की सारी चीजें किसके एग्जांपल? उदरोपातन के एग्जांपल। अगर मैं कपूर की बात करता हूं तो कपूर ठोस अवस्था में पाया जाता है, वो डायरेक्ट किस अवस्था में बदल जाएगा? गैस अवस्था में बदल जाएगा, और गैस से डायरेक्ट किस अवस्था में बदल जाएगा? ठोस अवस्था में बदल जाएगा। उसके किसी भी प्रकार के जो भौतिक गुण रहेंगे, उन भौतिक गुणों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन है जो नहीं होगा। वो उस गैस के भी वही भौतिक गुण रहेंगे, उस ठोस के भी है जो वही भौतिक गुण रहेंगे। वापस मैं उसे उसी अवस्था में जो प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए उदरोपातन की प्रक्रिया भी किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद में अगर मैं जैसे बात करूं कि वाष्पोत्सर्जन या बिंदुस्राव की जो क्रिया वो किस प्रकार का परिवर्तन है? वाष्पोत्सर्जन या बिंदुस्राव की जो क्रिया वो किस प्रकार का परिवर्तन? तो वाष्पोत्सर्जन और बिंदुस्राव भी एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। इसमें सीधी सी बात है, वाष्प का उत्सर्जन होगा, बिंदु का क्या होगा? श्रवण होगा। जैसे सुबह सुबह हम देखते हैं कि जो पत्तियां रहती है, अपनी पेड़ पौधों की पत्तियां रहती है, उनमें छोटी छोटी बूंदों के रूप में कुछ पानी निकला रहता है, कि पत्तियों पर छोटे छोटे जो उसकी निचली अधिश्रम होती है उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों से क्या होता है कि गैस के विनिमय, गैसों के आदान प्रदान के समय यहाँ से रंध्र खुले रहते हैं और पानी की अधिकता अगर पादप के अंदर है तो वो पानी वहां से क्या निकलता है? बाहर निकलता है। दिन में भी ये क्रिया होती रहती है, लेकिन दिन में किस प्रकार? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण वो पानी की बूंदें हमें दिखाई नहीं देती, और रात के समय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती, इसलिए हमें सुबह क्या दिखाई देता है? बिंदुस्राव की जो है जो क्रिया दिखाई देती है। इस पानी को वापस से है जो पादप प्राप्त कर सकता है, ये वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, वापस द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए वापस से जो प्रारंभिक और अंतिम जो अवस्था दोनों आपस में क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। इसलिए वाष्पोत्सर्जन और बिंदुस्राव भी किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन की चीजें समझ में आ गई होगी कि भौतिक परिवर्तन में हम किसी भी पदार्थ को वापस से जो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे बल्ब का जलना। बल्ब का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भाई बल्ब जलेगा तो बल्ब के अंदर कौन सी ऊर्जा जा रही है? बल्ब विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है। या मैं कह सकता हूं कि यह ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है। ये विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में? प्रकाश ऊर्जा में या ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है। तो इस ऊष्मा ऊर्जा को या प्रकाश ऊर्जा को वापस में किस ऊर्जा में बदल सकता हूं? विद्युत ऊर्जा में। सीधी सी बात है कि प्रकाश ऊर्जा जो सोलर प्लेटें लगी होती है वो उस प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करने का काम करती है। तो इसका मतलब कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। और बल्ब जल रहा है तो बल्ब प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि बल्ब का जलना भी किस प्रकार का परिवर्तन है? बल्ब का जलना भी एक प्रकार का भौतिक है जो परिवर्तन है। उसके बाद में दूसरा अपना रहेगा केमिकल रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है?
रासायनिक परिवर्तन। सीधी सी बात है कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। अगर पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो किस प्रकार का परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। सीधी सी बात है, अगर किसी भी प्रकार के परिवर्तन में नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है या नया पदार्थ बन रहा है, अगर किसी परिवर्तन की क्रिया में नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है और उस नए पदार्थ से मैं या उस अंतिम पदार्थ से वापस प्रारंभिक पदार्थ नहीं बना सकता, प्रारंभिक पदार्थ अगर नहीं बनाया जा सकता, तो वो किस प्रकार का परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। सीधी सी पहली बात तो यही रह जाए कि नया पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा? नया पदार्थ बनेगा, जिसके प्रारंभिक और अंतिम पदार्थ के गुणों के रासायनिक गुणों में या उनके संगठन में खूब सारे अंतर होंगे, तो नया पदार्थ बन जाएगा। पहला पॉइंट तो ये रहेगा कि नया पदार्थ बनेगा, और अगर नया पदार्थ बन भी गया तो उस नए पदार्थ को वापस में प्रारंभिक पदार्थ में रूपांतरित नहीं कर सकता, या मैं कह सकता हूं यह एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन है। अगर रूपांतरित नहीं कर सकता तो फिक्स स्थायी हो गया, तो किस प्रकार का परिवर्तन हो गया कि रासायनिक परिवर्तन को किस प्रकार का परिवर्तन कह सकता हूं मैं? रासायनिक परिवर्तन एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन है। जैसे सीधी सी बात है कि अगर कार्बन, जैसे कोयला, क्या है? कोयला है, कार्बन है। अब अगर ये कोयला ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, या मैं इस कोयले को जलाता हूं, इस कोयले को मैं जलाता हूं, तो जलेगा किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। किसकी उपस्थिति में जलेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। ये ऑक्सीजन अपने शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और कितने प्रतिशत पाई जाती है? 65%। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नहीं पाई जाती, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, लेकिन ऑक्सीजन अपने शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है 65%। यह ऐसी गैस है जो खुद नहीं जलती, केवल जलाने में सहायक है, केवल जलाने में सहायक है। O2 क्या है? ऑक्सीजन खुद नहीं जलती, केवल जलाने में सहायक है, अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है ऑक्सीजन। अब कोयला अगर जलेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर किसका निर्माण करेगा? CO2 का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? CO2 का जो निर्माण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो क्या मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड से वापस ऑक्सीजन या कार्बन प्राप्त कर सकता हूं, कोयला प्राप्त कर सकता हूं? कतई प्राप्त नहीं कर सकता। ये एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन है, इसमें नया पदार्थ बन गया, इस नए पदार्थ को वापस प्रारंभिक पदार्थ में रूपांतरित नहीं किया जा सकता। या अगर जैसे मैं कहूं प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार का परिवर्तन, या प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो किस प्रकार का परिवर्तन है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस किस प्रकार का परिवर्तन है? फोटोसिंथेसिस किस प्रकार का परिवर्तन है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। या मैं कह सकता हूं जैसे ऑक्सीकरण और अपचयन जो अभिक्रिया है वो भी किस प्रकार के परिवर्तन में आएगी? रासायनिक परिवर्तन में आएगी। प्रकाश संश्लेषण में जैसे मैं CO2 और जल, CO2 और जल परमाणु प्रकाश की उपस्थिति में अगर क्रिया करेंगे तो ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, और प्लस में ऑक्सीजन, हमें प्राणवायु, ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है? प्राणवायु कहा जाता है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। सभी प्रकार के प्राणियों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता आती है? ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये आपस में क्रिया करेंगे, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। और जो वर्णक रहेगा यहाँ पर कौन सा रहेगा? परावर्तित वर्णक रहेगा। ये किसका निर्माण करेगा? ग्लूकोज का निर्माण करेगा और ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करेगा, तो मैं इस ग्लूकोज और इस ऑक्सीजन को वापस से जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित नहीं कर सकता। इसलिए प्रकाश संश्लेषण भी किस प्रकार का परिवर्तन है? प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद में से लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना भी किस प्रकार का परिवर्तन? लोहे पर जंग लगना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है कि जब लोहे पर जंग लग जाएगा तो उसका भार भी बढ़ जाएगा। उसका भार क्या हो जाएगा? भार बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगने से उसके भार में कमी होगी, वृद्धि होगी या परिवर्तित रहेगा? उसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, उसमें नमी की मात्रा हो जाएगी। तो जंग लग जाएगा। इस जंग लगने से बचाने के लिए एक क्वेश्चन और बता देता हूं कि यसद लेपन की प्रक्रिया कहां में ली जाती है? यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया कहां में ली जाती है? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, अपनी बात यह है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन? लोहे पर जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगे हुए लोहे को मैं वापस से रूपांतरित नहीं कर सकता हूं। अब अगर आपको यहां ये पूछ ले कि लोहे से चुंबक बनाना, लोहे से चुंबक बनाना किस प्रकार का परिवर्तन है, तब मैं यहां पर ये नहीं कह सकता कि लोहे से चुंबक बनाना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन, लोहे से चुंबक बनाना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। इस प्रकार का परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन है। वापस उस चुंबक को मैं किस में रूपांतरित कर सकता हूं? लोहे में। लोहे को किस में रूपांतरित कर सकता हूं? चुंबक में रूपांतरित किया जा सकता है। इसलिए लोहे से चुंबक बनाना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। या फिर जैसे एक चीज और पूछी जाती है कई बार कि आसवन किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन है? आसवन एक प्रकार की, मैं ये बता देता हूं कि पृथक्करण की एक भौतिक विधि है।
पृथक्करण की कैसी विधि है? भौतिक विधि है। जैसे जल होता है, पानी होता है, उस पानी को, नमक वाले पानी को अगर शुद्ध जल प्राप्त करना हो तो किस प्रकार की विधि काम में ली जाती है? आसवन विधि काम में ली जाती है। कि शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? आसवन विधि काम में ली जाती है। और आसवन विधि है जो एक प्रकार की पदार्थों के पृथक्करण की कैसी विधि है? भौतिक विधि है। इसलिए आसवन भी किस प्रकार का परिवर्तन है? आसवन भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। जैसे लकड़ी का जलना किस प्रकार का परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन है। उसमें क्या बन जाएगी? राख बन जाएगी। उस राख को वापस लकड़ी में रूपांतरित नहीं कर सकते, तो वो भी किस प्रकार का परिवर्तन? रासायनिक। अगरबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। या मैं कह सकता हूं कि किण्वन क्रिया द्वारा, किण्वन क्रिया द्वारा शराब का निर्माण, अल्कोहल का निर्माण करना किस प्रकार का परिवर्तन है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। ऑक्सीकरण व अपचयन विक्रिया किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑक्सीकरण व अपचयन विक्रिया किस प्रकार का परिवर्तन है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जब मैं बात यह करता हूं कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती के जलने की जब बात आती है तो मोमबत्ती के जलने में रासायनिक प्लस भौतिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे ये एक मोमबत्ती है जो जल रही है, अगर ये जलेगी तो इसका 50% भाग क्या हो जाएगा? जल जाएगा, और 50% क्या हो जाएगी? नीचे पिघल जाएगी। तो मतलब कि मोमबत्ती जलेगी तो आधी मोमबत्ती तो क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी, वहां सब बन जाएगी, लेकिन आधी क्या बन जाएगी? वापस ठोस के रूप में रूपांतरित हो जाएगी। तो 50% भाग तो उड़ जाएगा, 50% भाग वापस क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, नीचे रुक जाएगा, जिसे मैं वापस मोम बना सकता हूं। तो मोमबत्ती का जलना तो किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। लेकिन जब मैं मोमबत्ती के पिघलने की बात करूं, मोमबत्ती के पिघलने की बात करूं, तो मोमबत्ती का पिघलना केवल और केवल किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ये अपना टॉपिक था भौतिक व रासायनिक परिवर्तन की। इनसे संबंधित एग्जाम में कई बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक या जो अगला अपना पॉइंट रहेगा वो जल्दी में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।